नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स पर स्टडी करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या चीज है? जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग 1919 में कार्ल ए रैकी नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले 1919 में कार्ल ए रैकी नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से किया था। जैविक तंत्रों के घटकों का मानव के लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण करना या निर्मित करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। मतलब क्या हुआ? यानी अपने चारों ओर परिवेश में, इकोसिस्टम में जैविक तंत्र के जो घटक पाए जाते हैं, यानी जो लिविंग बींग्स पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनके माध्यम से या उनके द्वारा मुख्य रूप से मानव के उपयोगी हेतु, मानव के लिए जो उपयोग हैं उनके लिए मुख्य रूप से पदार्थों का निर्मित करना ही जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इस जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के लिए वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से एक वर्ड का उपयोग किया जाता है या एक प्रोसेस होती है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बिना बायोटेक्नोलॉजी अधूरी होती है। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी में जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, निर्माण किया जाता है, निर्मित किया जाता है, वह मुख्य रूप से आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाता है। अब ये आनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या चीज हो गई? पहले तो मैं आपको कौन सा है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। देखिए, तो स्वाभाविक है क्या बताया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक इंजीनियर सिविल इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूं, उसको एक पुराना घर दे दीजिए और उसको ये कह दीजिए इसको बेल डेकोरेट करना है, बहुत अच्छा बनाना है। तो इंजीनियर कहेगा साहब इतना पैसा तो लगेगा। वो कहेगा, मालिक कहता है पैसे की जो आप ना सोचे, आप तो मेरे को बहुत अच्छा बनाकर दे दें। तो वो मुख्य रूप से इंजीनियर उसमें हेरा फेरी करके, तोड़ फोड़ करके, मैनिपुलेट करके बहुत अच्छे मकान को बना के, बहुत अच्छे घर को बना के आपको दे देता है। तो ये कार्य किसका है? इंजीनियर का है। ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? इंजीनियर के द्वारा किया जा रहा है, अभियांत्रिक के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे ही मुख्य रूप से जीन का मैनिपुलेट करके, यानी जीन में हेरा फेरी करके अच्छे लक्षणों वाले जीव को या जीन को विकसित करना ही मुख्य रूप से क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। यानी जीन की हेरा फेरी करके मुख्य रूप से नए जीन या आवश्यकता अनुसार इच्छित गुणों वाले जीन का विकास करना ही जीन अभियांत्रिकी कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो इंजीनियर आते हैं उनको उनको मुख्य रूप से जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिक कहा के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी और आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियर एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। इसकी आधारशिला ये नहीं कि अभी से पता चला है कि जेनेटिक इंजीनियर के 4 दिन पहले की घटना या मतलब 4 वर्ष पहले की घटना या 40, इसको ऐतिहासिक काल से ही मुख्य रूप से इनके बारे में जानकारी थी। ऐतिहासिक काल से ही इनके बारे में जानकारी थी। जानकारी मुख्य रूप से कैसे थी? क्या जानकारी मुख्य रूप से आपके कैसे थी कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरिकम, इतिहास मतलब हिस्ट्री यदि इसकी देख लें तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख दी जाए क्या? चलिए, डेफिनेशन परिभाषा लिख दूं मैं। मानवीय आवश्यकताओं हेतु उपयोगी उत्पादों उत्पादों का निर्माण उत्पादों का निर्माण के लिए जैविक तंत्रों, दिखाई दे रहा है,
जैविक तंत्रों के घटकों, जैविक तंत्र के जो घटक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीव होंगे भाई। जैविक तंत्र इसी वजह से कहा जा रहा है कि जीव का उपयोग करना जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये तो मुख्य रूप से बिल्कुल सरल परिभाषा लिख दी गई कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी आवश्यकता मुख्य रूप से क्या होती है कि अच्छे फलों को प्राप्त करना, अच्छे जीवों को प्राप्त करना, क्या या मतलब संक्रामक बीमारी है उनके लिए वैक्सीन डेवलप करना, या उनके लिए मुख्य रूप से क्या करना, वैक्सीन डेवलप करना, ये अपनी आवश्यकता होती है। अर्थात ये कहा जाए कि जैसे किसी कैटल को डेवलप करना, अच्छे कैटल्स को डेवलप करना। अच्छे कैटल से क्या तात्पर्य है कि जिससे कि मुख्य रूप से अच्छा दूध प्राप्त हो, अच्छा मिल्क प्राप्त हो, अधिक अच्छे से मतलब अत्यधिक मात्रा में मुख्य रूप से प्राप्त हो, मांस प्राप्त अत्यधिक मात्रा में हो, ऐसे जीवों का विकास करना, ऐसे पशुओं का विकास करना मुख्य रूप से क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी के कहलाता है। इनका वास्तव में क्या उद्देश्य हो सकता है? इनका जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का क्या उद्देश्य है? संक्रामक रोगों हेतु वैक्सीन का डेवलप करना, संक्रामक रोग हो गए उनको वैक्सीन को डेवलप करना, या फीमेल यूटेरस में बेबी डेवलप हो रहा है तो उसमें पता चलता है एबनॉर्मेलिटीज पाई जा रही है, जीन का सीक्वेंस गलत है, जीन का क्रम गलत है, या मतलब ये कहा जाए नाइट्रोजन बेस का क्रम गलत है, पता करने पर उनको मुख्य रूप से मैनिपुलेट करके सही करना, यही इनके एम्स है। क्या यही मुख्य रूप से क्या है? इनके एम्स है। तो मतलब सबसे पहले आप क्या देख लें? एम्स को देख लें। ये मतलब उद्देश्य, किस उद्देश्य से मुख्य रूप से देखिए कि ये जो डॉक्टर है इस प्रकार के, तो वह बिना उद्देश्य के काम थोड़ी कोई करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो मतलब एम रहेगा, कुछ ना कुछ तो इनका उद्देश्य रहेगा, इस वजह से ये कार्य किया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? तो सबसे पहले मुख्य रूप से देखिए उद्देश्य फर्स्ट, किसी भी जीव यानी ऑर्गेनिज्म में गड़बड़ी यानी खराब, गड़बड़ी का मतलब यहां क्या है? खराब आनुवांशिक पदार्थ को सही करना। इसका क्या तात्पर्य हुआ भाई? किसी जीव में कोई आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए अर्थात जीन खराब है तो उसके स्थान पर अच्छे जीन को प्रेषित कराना, उसके स्थान पर अच्छे जीन को प्रेषित कराना ही मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जेनेटिक, यानी कि जीन का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जीन की हेरा फेरी करके मुख्य रूप से अच्छे वाले जीव को प्राप्त कर रहे हैं। ये देखिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्लियर? पहली चीज। दूसरा नंबर मुख्य रूप से क्या बताया जाता है? गलत क्षार क्रम यानी नाइट्रोजन बेस। भाई यही तो होते हैं, नाइट्रोजन बेस को सही करना। तीसरा पॉइंट क्या होता है? इच्छित गुणों वाले जीव को प्राप्त करना। अगला पॉइंट क्या बन सकता है? संक्रामक रोगों के लिए वैक्सीन या टीका विकसित करना। आप देख रहे हैं कि जितने भी आज
वैक्सीन्स बने वो इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा बने। अर्थात मतलब ये प्रोसेस कैसे की जाती है, अभी मैं प्रोसेस भी बताऊंगा। एक जीन के, एक अच्छे वाले जीन को निकालकर किसी दूसरे जीव के जीन में प्रेषित कराना और उसकी अत्यधिक संख्या प्राप्त, मात्रा प्राप्त करना, और उसके माध्यम से चाहे वैक्सीन हो या किसी प्रकार के अन्य जीवों में प्रेषित कराना ही मुख्य रूप से क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग के बायोटेक्नोलॉजी मुख्य रूप से संभव नहीं है, ये विषय ध्यान रखना। तो संक्रामक रोगों के लिए वैक्सीन विकसित करना क्या, विकसित करना मुख्य रूप से आनुवांशिक रूप से, अगला पॉइंट, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों यानी जीएमओ क्या, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जीवों व फसल को प्राप्त करना। अर्थात आज आपने देखे होंगे कि पहले के समय में मुख्य रूप से होता था कि कोई फसल विशेष मौसम में ही होती थी, लेकिन आज कोई भी फसल किसी भी मौसम में वैज्ञानिकों के द्वारा मुख्य रूप से उगाया जा चुका है। वो कैसे, वो जीन मैनिपुलेट करके, जीन हेराफेरी करके, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से मुख्य रूप से उगाया जा चुका। क्लियर। ऑर्गेनिक में आप देख रहे हैं पहले मुख्य रूप से 1 किलो, आधा किलो गाय मिल्क प्रोड्यूस करती थी, दूध देती थी, लेकिन वर्तमान समय में मुख्य रूप से 20-20 लीटर गाय दूध दे रही हैं। तो ये किस प्रकार से परिवर्तन उत्पन्न किया जा सका, वह मुख्य रूप से इसी माध्यम से मुख्य रूप से उत्पन्न इस प्रकार से इन गायों को किया जा चुका है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती, यानी कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट। अब आया शब्द रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्राप्त कर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मुख्य रूप से प्राप्त करके अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। ये देखिए मुख्य रूप से तो स्वाभाविक है कि यही चीज क्या, जैव प्रौद्योगिकी होती। जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास वर्तमान का नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। जैसे कि मुख्य रूप से अभी बताया गया था कि 1919 में, 1919 में मुख्य रूप से बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का यूज कार्ल ए रैकी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, कार्ल ए रैकी नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से। पहले इसकी आप एक फोटो ले लीजिए सुंदर सी, जिससे कि मुख्य रूप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए, जिससे कि मैं मतलब आगे हिस्ट्री बता दूं थोड़ी सी। ले लिया, चलिए। देखिए, अब इसकी अपन क्या जानते, हिस्ट्री जानते, इतिहास। इतिहास क्या है, मतलब कार्ल ए रैकी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले 1919 में बायोटेक्नोलॉजी वर्ड यूज किया था। ये लिख दीजिए, 1919 में कार्ल ए रैकी ने बायोटेक्नोलॉजी वर्ड यूज किया। क्या, कार्ल ए रैकी ने बायोटेक्नोलॉजी वर्ड यूज किया था 1919 में। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब यह कि बहुत पुराना इतिहास है, मतलब पुराने समय से ही जाना जाता है। आपके विभिन्न प्रकार के वैक्सीन प्राप्त हुए, विभिन्न प्रकार के वैक्सीन प्राप्त हुए, वो इसी टेक्निक के द्वारा प्राप्त हुए, इसी टेक्निक के द्वारा मुख्य रूप से प्राप्त हुए। 1912 से 1914 के बीच में कैम्प बीज नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिनिकम बैक्टीरिया से मुख्य रूप से स्टार्च के द्वारा
क्या स्टार्च के द्वारा एसीटोन और ब्यूटेनॉल को मुख्य रूप से प्राप्त किया था। तो कौन से सन की बात है, 1912 से 14 के बीच में मुख्य रूप से जो थे वैज्ञानिक आपके कैम बीजमैन ने क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम जीवाणु द्वारा स्टार्च से ब्यूटेनॉल व एसीटोन बनाया था, प्राप्त किया था, निर्माण किया था। ये देखिए, यानी कि बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी। क्या बहुत पुरानी हिस्ट्री है। फिर आपने देखा होगा सेरेंडिपिटी की जो घटना हुई थी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा घटना हुई थी, जिसके फलस्वरूप क्या बने थे, पेनिसिलिन। क्या बने थे, पेनिसिलिन। इसके बाद मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविकों का निर्माण होने लगा था। विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक का मुख्य रूप से निर्माण होने लगा था। इसके बाद ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। क्या ये वाली घटना आपको विशेष ध्यान में रखना है। वास्तविक तौर पर इसका जो आधारशिला इसकी जो पड़ी थी, आधारशिला मुख्य रूप से इसकी सही पड़ी थी, वह है 1972 से। क्या 1972 से, ये आपको ध्यान में रखना है, विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है 1972 से आधारशिला पड़ी। वो आधारशिला 1972 से किस प्रकार से पड़ी, पॉल बर्ग वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे, मतलब आपके पॉल बर्ग वैज्ञानिक थे। इन्होंने लैम्डा फेज द्वारा SV40 जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया था। क्या, विशेष तौर पर आप ध्यान से सुन लें। क्या, पॉल बर्ग वैज्ञानिक थे। पॉल बर्ग वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से आपके सबसे पहले SV40 जीन को लैम्डा फेज के माध्यम से, किसके, लैम्डा लिख दूं, चलिए, लैम्डा फेज के माध्यम से मुख्य रूप से बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया था SV40 जीन को। ठीक है, जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त इन्होंने की थी। इस वजह से इनको मुख्य रूप से क्या, जेनेटिक इंजीनियर का फादर कहा जाता है। इस कारण इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पिता। स्वाभाविक है कि इतना बड़ा कार्य किया, मतलब फाउंडर मेंबर जो थे, एक तरीके से ये कहा जाए, पॉल बर्ग ने लैम्डा फेज के माध्यम से SV40 जीन को सबसे पहले मुख्य रूप से किस में ट्रांसफर किया था, सफलता प्राप्त की थी, बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने में मुख्य रूप से सफलता प्राप्त की थी। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है, पहली बात। दूसरी बात मुख्य रूप से क्या बताया जाए, 1970 में आर्बर एक नाथन और
स्मिथ वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? स्मिथ ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को प्राप्त किया था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की खोज जो की थी वह किसने की थी? आर्बर, नाथन और स्मिथ वैज्ञानिक ने की थी। इस कारण इनको 1978 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। 1978 में मुख्य रूप से इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। ये विशेष बहुत बड़ी घटना है कि यदि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम नहीं होता तो मुख्य रूप से किसी भी प्रकार से जीन मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि अच्छे जीन को कैसे प्राप्त करते? जब अच्छे जीन को प्राप्त नहीं करते तो किसी दूसरे जीन से, डीएनए से कैसे जोड़ा जाता? तो स्वाभाविक इस वजह से। फिर एक थे वैज्ञानिक हर्बर्ट बॉयर। कौन से वैज्ञानिक थे? हार्वर्ड बॉयर वैज्ञानिक थे। यही लग जाएगा, दिखाई देगा। ये जो वैज्ञानिक थे वो कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से कार्य करते थे। क्या? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से क्या करते थे? कौन से वैज्ञानिक थे? हार्वर्ड बॉयर ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीव का निर्माण किया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीव का निर्माण। ये लीजिए, इसकी जरा फोटो ले लीजिए एक सुंदर सी, फिर अपन चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा मुख्य रूप से इतिहास है। देखिए, सीधे सीधे मतलब ये कहा गया 1912 से 14, 1912 से 1914 के बीच में कैम्ब्रिज नामक वैज्ञानिक जो थे, कैम्ब्रिज में वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिक्रम जीवाणु द्वारा स्टार्च से ब्यूटेनॉल और एसीटोन को प्राप्त किया था। 1919 में मुख्य रूप से काले रैकी ने बायोटेक्नोलॉजी बढ़ दिया था। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, अचानक खोज हो गई थी पेनिसिलिन की 1928 में। फिर उसके बाद मुख्य रूप से नॉटेटम के द्वारा बहुत सारे मुख्य रूप से वैक्सीन, पेनिसिलिन बनाए गए थे। वास्तविक तौर पर जो 1970 में आर्बर नाथन स्मिथ ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की खोज की। इसके बाद मुख्य रूप से जो घटना शुरुआत हुई थी, वह ये हुआ कि इसकी फाउंडर आधारशिला पड़ने लगी। क्या? इसकी आधारशिला पड़ने लगी, यानी 1972 में आधारशिला पड़ी। पॉलबर्ग ने लैम्डा फेज द्वारा SV40 जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया था। इस कारण इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग का पिता कहा जाता है। इस कारण इन्हें किसको कहा जाता है? पॉलबर्ग वैज्ञानिक को। किसको कहा जाता है? पॉलबर्ग वैज्ञानिक को मुख्य रूप से जेनेटिक इंजीनियरिंग का पिता कहा जाता है। ये आपको ध्यान में अच्छे ढंग से रखना है, ठीक है। तो ये फिर इसके बाद 1978 में आर्बर और इन्होंने काम किया था, उसके लिए क्या नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये आपके क्या है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है। अब आती है कि जीन मैनिपुलेट किए कैसे जाते, जीन को, आनुवांशिक पदार्थ को बाहर कैसे निकाला जाता है और किसी दूसरे जीव में किस प्रकार से प्रेषित कराया जाता है। ये नहीं कि छोटी सी जीन जो कोई चीज है कि भाई उसमें स्किन को थोड़ी सी निकाली, नाखून को काटा, मुख्य रूप से किसी दूसरे जीव में प्रेषित करा दिया, बाल को काटा या किसी कोशिका से जोड़ दिया गया। ये कोई छोटी प्रोसेस नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है भाई। बहुत सबसे पहले तो आपको इच्छित गुण प्राप्त करना पड़ेगा, इच्छित गुण वाले जीन को प्राप्त करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इस जीव में ये जीन पाया जाता है, ये बहुत लाभदायक है। जैसे कि इंसुलिन बनाने के लिए, एक एग्जांपल ले लें, इंसुलिन बनाया जाए। इंसुलिन मुख्य रूप से जो खोज हुई थी, मतलब आपके के इंसुलिन की कमी से शुगर बीमारी हो जाती, शर्करा मतलब बीमारी हो जाती, जिसको कहते हैं यूरिन के साथ एक्स्ट्रा शर्करा बाहर निकलता है, एक्स्ट्रा शुगर बाहर निकलती है। तो इसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शन बनाए गए।
तो ये इसके लिए इंजेक्शन क्या सुअर से मुख्य रूप से पैंक्रियाज से बनाए गए या किसी से किससे बनाए गए? पहले सुअर से मुख्य रूप से किए जाते, लेकिन कैसे, क्या टेक्निक हुई? बाद में मुख्य रूप से आके वैज्ञानिक ने ये किया कि इसको क्यों ना बनाया क्यों ना जाए, तो सीधे सीधे इसके जीन के द्वारा मुख्य रूप से इसको बनाने लगे, जीन के माध्यम से इसको बनाने लगे, मतलब उसके जीव से किसी एक ऑर्गेनिज्म से उस जीन को, इंसुलिन बनाने वाले जीन को प्राप्त किया, और उसके माध्यम से बहुत सारे मुख्य रूप से इंसुलिन जीन बनाकर, बहुत सारे इंसुलिन जीन बनाकर मुख्य रूप से एनिमल में प्रेरित करा देते थे। इसको हिम्यूलिन इंसुलिन नाम दिया गया, इसको क्या नाम दिया गया? हिम्यूलिन इंसुलिन के नाम से जाना जाता था। तो स्वाभाविक यही ये घटना है मुख्य रूप से, ये किस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस होती है, यानी सबसे पहले इच्छित डीएनए को सेपरेट करना है, इच्छित डीएनए को सेपरेट करना है, फिर उसके माध्यम से मुख्य रूप से किसी दूसरे जीव में प्रेषित कराना है। ये पूरी एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को जरा आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर प्रोसेस को समझते हैं। मैं डाल दूं, चलिए। ओम साई नमः, जय जय साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः। देखिए, तो स्वाभाविक है कि ये जो घटना है, मतलब ये कहा जाए बायोटेक्नोलॉजी की जो घटना एक अंडर प्रोसेस चलती है, इसकी भी स्टेप होती है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही ये घटना होती रहती है वैज्ञानिकों के माध्यम से। तो सबसे पहले मुख्य रूप से क्या होता है, एक स्टेप स्टेप बाई आप और हम लोग चलते हैं। कैसे स्टेप? जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना, पहले पहचान करें, आइडेंटिफाइड करें, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला कैसे जाता है। सपोज दैट कि एक ऑर्गेनिज्म ये है, नंबर एक ऑर्गेनिज्म ये है, और नंबर दो ऑर्गेनिज्म ये है। क्लियर? इसमें मुख्य रूप से कोई ये डीएनए पाए जाते हैं, मतलब एक सेल है, ऑर्गेनिज्म मतलब सेल है, ये डीएनए पाए जाते हैं। इस डीएनए में मुख्य रूप से सपोज दैट कि ये पता चल गया कि ये वाला जो जीन है, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है, तो स्वाभाविक है कि ये जीन इंसुलिन का निर्माण कर रहा है, इंसुलिन का, तो इसको प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करना है। अब ये प्राप्त करना, आपको ये पता चल गया ये इच्छा है मेरी कि इस जीन को निकालना, तो इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। बिल्कुल, क्या नहीं कह सकते? जीन ऑफ इंटरेस्ट कह दिया गया। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को मुख्य रूप से बाहर निकाल लिया, तो इसको मैं बाहर ले आऊं, ठीक है, ये बाहर आ गया। अब इसको मुख्य रूप से इसमें प्रेषित कराना, स्थानांतरण कराना इस ऑर्गेनिज्म 2 में, ऑर्गेनिज्म 1 से ऑर्गेनिज्म 2 में मुख्य रूप से ले जाना, तभी तो होगा काम। तो एक तो कैसे ले जाया जा सकता है? व्हीकल्स के माध्यम से, व्हीकल्स के माध्यम से, तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर, यानी कि वेक्टर के माध्यम से ले जाया जाएगा। व्हीकल्स इसमें कौन से होंगे? वेक्टर होंगे, वाहक होंगे, जैसे अधिकांश बैक्टीरिया होते हैं जैसे। तो ये दूसरा मुख्य रूप से क्या किया जा सकता है, इनको, इसको सीधे ही पहुंचाया जा सकता है, इसको कहा जाता है डायरेक्ट ट्रांसफर। डायरेक्ट ट्रांसफर। तो ये जो प्रोसेस है वो है मुख्य रूप से किस प्रकार से की जाती है, इसके जीन को निकालकर इसमें पहुंचाया दूसरे ऑर्गेनिज्म को, इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है ये आपको पता है। चाहे एनिमल सेल्स हो, प्लांट सेल्स हो, फंगल सेल्स हो, या बैक्टीरियल सेल्स हो, उससे डीएनए के खंड को, सेगमेंट्स को निकालना क्या आसान काम है कि भाई पता चल गया ये लिया और उसको ले जाकर किसी दूसरे एनिमल में कर दिया ना? कांट पॉसिबल। ये छोटी मोटी प्रोसेस नहीं, आपको प्रोसेस नहीं जानना, आपको ये प्रोसेस होती कैसे ये केवल बताना है। क्या जब आप वैज्ञानिक बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तब आप प्रोसेस करेंगे, तब मुझे बताना। आपके तो मैं सिर्फ इस समय एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, जो नीट में पूछा जाना है, मैं सिर्फ उसी पर चर्चा करूंगा। क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ और नीट में पूछा जाना है, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल शब्द भी नहीं आता, ये विशेष ध्यान में रखना है। आपको तो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन जाओगे, जब बन जाओ
और बहुत अच्छे बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, फिर मुझको भी बता देना कैसे क्या है। चलिए तो देखिए, तो स्वाभाविक है कि ये जो है ऐसा किया जा चुका है। मतलब मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको कि चलिए एग्जाम्पल यही लिख दूं, टोबैको को प्लांट तो सभी जानते हैं, टोबैको प्लांट तो सभी जानते हैं, यानी कि तंबाकू का जो पौधा है, इस तंबाकू के पौधे में फायर फ्लाई के जीन को प्रवेश करा चुके हैं। कराया जा चुका है, मतलब टोबैको प्लांट्स में फायर फ्लाई के जीन को प्रवेश कराया जा चुका है। अब ये क्या होता है फायर फ्लाई? फायर फ्लाई मुख्य रूप से रात में चमकती है। फायर फ्लाई इंसेक्ट है जो रात में मुख्य रूप से क्या होता है, चमकता है। अब स्वाभाविक है, वैज्ञानिकों ने देखा ये चमकता है, रोड के किनारे मुख्य रूप से इस प्रकार के प्लांट्स लगा दिए जाएं कि जिसमें इसको प्रवेश करा दिया जाए तो लाइट होगी रात के समय। वैसे पूरे दिन चमकते लेकिन दिन में महसूस नहीं होते। आपने देखा है कि तारे टिमटिमाते हैं, रात को ही दिखाई देता है, दिन में कभी दिखाई देता है? तो स्वाभाविक है कि इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने फायर फ्लाई के जीन को टोबैको प्लांट्स में प्रवेश करा दिया, यानी कि टोबैको प्लांट्स जिनमें प्रवेश कराया। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, हर पौधा नहीं कि तम्बाकू के हिसाब से देखे हुए लगे जाओ कि सर ने कही थी तो तम्बाकू का पौधा रात को चमकेगा। भाई स्वाभाविक है, वो वेराइटी है कि नहीं है वो वाली। तो टोबैको प्लांट्स में फायर फ्लाई के जीन को प्रवेश कराया जा चुका है, जिसके कारण टोबैको प्लांट्स मुख्य रूप से रात को चमकता है, टिमटिमाता है। ये किया जा चुका है कार्य वैज्ञानिकों के द्वारा। वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, जो मतलब संक्रामक डिसीज हैं उनके लिए मुख्य रूप से वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं। अच्छे जीन के माध्यम से अच्छी फसल बनाई जा रही है, अच्छे जीन के माध्यम से अच्छे ऑर्गेनिक मतलब अत्यधिक मात्रा में दूध देने वाले मुख्य रूप से जीवों को बनाया जा रहा है। टमाटर बना दिए गए, बिना सीजन की फसल को मुख्य रूप से उत्पादित किया जा चुका है। क्या? तो ये किसके द्वारा? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ही मुख्य रूप से ये सारे कार्य किए जा रहे हैं वर्तमान में। क्लियर? तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ट्रांसफर किया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस का फर्स्ट जो पॉइंट है, अब यहां से आप और हम लोग शुरुआत करते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना। जीन ऑफ इंटरेस्ट से मतलब ये है जो आपने इच्छित माना है, जो आपकी इच्छा है, आपका इंटरेस्ट है, उसी जीन को तो प्राप्त कर रहे हैं। इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या नाम दे दिया? जीन ऑफ इंटरेस्ट कहा। क्या कहा? जीन ऑफ इंटरेस्ट। सपोज दैट, कैसे? ये कोई एक एनिमल सेल है, ये क्या है? एनिमल सेल है। क्लियर? ये क्या है? प्लांट सेल है। ये क्या है? फंगल सेल है। और ये क्या है? कोई बैक्टीरियल सेल है। अब इनमें से किसी भी के जीन को निकालना। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एनिमल सेल में सिर्फ आउटर लेयर जो रहती है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में मुख्य रूप से क्या होती है? सेल वाल होती है। क्या होती है बच्चों? सेल वाल होती है, जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इसके चारों ओर भी देखिए बना दिया जाए, इसके चारों ओर भी जो सेल वाल होती है वह काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। फंगल सेल वाल जिसको मुख्य रूप से कहा जाता है, इसके चारों ओर भी रहती है सेल वाल जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब स्वाभाविक है, सबसे पहले तो इनकी लेयर को, आउटर लेयर को हटाना है। भाई जीन कहां पाया जा रहा है? भाई जीन तो ये है, मैं आपको जीन तो बता देता हूं। ये है, ये है, ये है,
ये है। अब इसको निकालने के लिए इसमें देखिए, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि अपना तो सिर्फ ये वाला भाग इंटरेस्ट है, ये वाला भाग जो है इस भाग को आपको निकालना है, सिर्फ इस पूरे सेगमेंट्स में सिर्फ इतने वाले भाग को निकालना है, जिसको मैंने ब्लैक लाइन कर किया है। तो इनको प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करोगे? इनको प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करोगे? सबसे पहले तो मुख्य रूप से इनकी सेल वॉल को हटाना पड़ेगा। फिर इसमें आरएनए पाए जाते हैं, आरएनए को हटाना है। इसमें प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन को हटाना है। क्या? प्रोटीन को हटाना है। तो ऐसे ही काम नहीं हो जाना है भैया मेरे कि आप सोचो कि ऐसे ही फैट को हटाना है। तो क्या किया जाता है? देखिए, सीधे सीधे सेल्यूलोज को हटाने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम का उपयोग किया जाएगा। देखिए, इस लेयर को हटाने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम द्वारा इस सेल्यूलोज को हटा दी, सेल वॉल को हटा दिया जाएगा। काइटिन को हटाने के लिए काइटिनेज एंजाइम जो आता है, इसको मुख्य रूप से हटा दिया जाएगा इस लेयर के माध्यम से। पेप्टाइडोग्लाइकन को हटाने के लिए लाइसोजाइम, क्या? लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है उसके माध्यम से इसको लेयर को हटा दिया गया। सिंपल सी बात है। एंजाइम्स मुख्य रूप से सारे चीजों को डिसॉल्व कर देते, नष्ट कर देते, तो ये हट गई। अब मुख्य रूप से क्या किया जाए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। क्या? लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। तो स्वाभाविक क्या है कि मुख्य रूप से, और इसके अंदर आरएनए भी पाए जा रहे हैं, अन्य पदार्थ भी पाए जा रहे हैं जो मुख्य रूप से इन्हीं चीजों के बने होते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए, इन सेल को, मतलब ये विषय ध्यान रखना, सभी को एक साथ गड़बड़ नहीं करना है। आपका जो इंटरेस्ट है, जिस डीएनए को प्राप्त करना है, जिस जीन को प्राप्त करना है, उसी सेल को मुख्य रूप से करना है। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। तो स्वाभाविक है उस सेल को मुख्य रूप से उस सेल में प्रोटीएज एंजाइम मिला दीजिए। प्रोटीन पदार्थों को हटाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम आता है। लिपिड जैसे पदार्थों को हटाने के लिए लाइपेज एंजाइम आता है। और आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज एंजाइम आता है। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम आते हैं। इनके माध्यम से देखिए, एंजाइम के नाम लिख लीजिए। देखिए कौन कौन से। प्रोटीन के लिए प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। लिपिड के लिए लाइपेज एंजाइम होगा। लिपिड को हटाने के लिए लाइपेज एंजाइम होगा। और आरएनए जेनेटिक मटेरियल जो है इसको हटाने के लिए आरएनएज एंजाइम होगा, यानी कि इसको राइबोन्यूक्लियेज कहा जाता है। क्या? राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये मुख्य रूप से डाल दीजिए उनमें, तो ये सारे के सारे पदार्थ होंगे वो हट जाएंगे। और ऊपर की ओर देखिए, मैं एक कहां बताऊं, करके बता रहा हूं इसको। जैसे कि देखिए, ये कोई ट्यूब है, इसमें इस सेल को डाला। इस सेल को डालने के बाद प्रोटीन डाल दिए, यानी प्रोटीएज, क्या? प्रोटीन डाले यानी प्रोटीएज एंजाइम डालना है। इसके बाद लिपिड को हटाने के लिए लाइपेज एंजाइम डालना है। और आरएनएज को हटाने, जिससे ध्यान रखना डीएनए को हटाने वाला एंजाइम मत डाल देना, प्राप्त कहां सा हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो इसमें डाल दिया, तो ये डाल दिया। इसके बाद सीधे सीधे आपको क्या होगा कि जैसे ही वो होगा तो ऊपर की ओर डीएनए सेगमेंट्स आपको उतराते हुए दिखाई देगा। ऊपर की ओर मुख्य रूप से डीएनए सेगमेंट्स आपको उतराते हुए दिखाई देगा, नेकेड डीएनए। अब इस नेकेड डीएनए को मुड़ी हुई कांच की रॉड, मतलब सीधे सीधे आपको क्या कहा जाता है, उसको ग्लास रॉड। क्या कहा जाता है? ग्लास रॉड। इसको थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं यहां से, देखिए क्या। तो मुड़ी हुई ग्लास रॉड किस प्रकार से होगी? इस प्रकार से। इस मुड़ी हुई ग्लास रॉड द्वारा मुख्य रूप से इस डीएनए को निकाल लिया जाता है। इस डीएनए को जो उतरा रहा है ऊपर की ओर, सारे के नीचे की ओर, उसमें जो मुख्य रूप से एंजाइम्स द्वारा जिनको हटाया गया था वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे, तली में। और ये ऊपर डीएनए उतरा रहा है, ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको कांच की, ग्लास की मुड़ी हुई रॉड के द्वारा निकाल लिया जाता है। इसको स्पूलिंग कहा जाता है। इस
डीएनए को बाहर निकालना क्या कहलाता है? स्पूलिंग के नाम से जाना जाता है। स्पूलिंग स्पूलिंग कहलाता है। विशेष ध्यान रख लीजिए, नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। इसके स्पूलिंग क्या होता है? तो स्पूलिंग का मतलब है कि डीएनए जो ऊपर उतरा रहा है, ऊपर तैर रहा है, बिल्कुल ऐसे 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 तैर रहा है, तो उसको मुड़ी हुई कांच की रॉड के द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाता है? स्पूलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? स्पूलिंग कहलाता है। तो ये मुख्य रूप से स्पूलिंग कहलाया। अब इसको मुख्य रूप से सीधे सीधे मतलब पहले किस प्रकार से जैसे सड़ा लिया, तो इसमें ये जो डाला है वो चिल्ड एथेनॉल है। ये जो चीज है ये डाल रहे हैं ना अपन, ब्लैक ब्लू कलर में पॉइंट कर दिया, ये क्या है? चिल्ड एथेनॉल, यानी कि दारू, शराब। क्या? दारू या शराब में मुख्य रूप से इस मटेरियल को डाला गया था। दारू या शराब में मुख्य रूप से जब एंजाइम्स के द्वारा डिजॉल्व हो गए थे, तो उसके माध्यम से मुख्य रूप से नष्ट हो गए थे, तो उसको चिल्ड एथेनॉल में मटेरियल को डाला था। उस मटेरियल को किस में डाला था? चिल्ड एथेनॉल में डाला था। चिल्ड एथेनॉल में मतलब दारू में जैसी डालते, लेकिन ठंडी होनी चाहिए। विशेष ध्यान रखना कि किस में कोई पूछे डाला, तो मुख्य रूप से चिल्ड एथेनॉल यानी दारू में डाला गया, जिसके कारण मुख्य रूप से डीएनए सारा जो मटेरियल है भारी होने के कारण नीचे तैरता है। और ये जो मुख्य रूप से डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज वाला, जिसको नेगेटिव चार्ज एसिडिक नेचर का होता है, ये ऊपर तैर रहा है। ऊपर तैर रहा है तो किसके द्वारा निकाला गया? कांच की मुड़ी हुई नली द्वारा। कांच की मुड़ी हुई नली के द्वारा उसको मुख्य रूप से ऊपर निकाल लिया गया। इस घटना को स्पूलिंग कहा गया। इस घटना को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? स्पूलिंग कहा जाता है। क्लियर? तो ये स्पूलिंग की घटना, इसको आप जरा अच्छे ढंग से समझ लें। भाई अभी तक अपन ने क्या किया? कुछ नहीं किया कि एक जीन की दूसरे जीन में प्रवेश कराने के लिए फर्स्ट स्टेप लिया कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्राप्त कैसे किया जाए। जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्राप्त करने के लिए उस कोशिका को एंजाइम में डाल दीजिए। एंजाइम में डालेंगे तो एंजाइम भी कौन से, मतलब जैसे सेल वालों को हटाने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम, प्लांट सेल है, यदि यदि मुख्य रूप से आपके फंगल सेल है तो काइटिनेज एंजाइम डाला जाएगा, और यदि मुख्य रूप से आपके बैक्टीरियल सेल है तो उसमें लाइसोजाइम। भैया जिस सब लेयर हट गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, इसके अंदर भी आरएनए पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते, तो इनको भी तो नष्ट करना है, तभी तो डीएनए मिलना है भाई। अपना तो उद्देश्य है डीएनए को मिलना। तो मुख्य रूप से प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया, लाइपेज एंजाइम मुख्य रूप से डाल दिया। डाल दो, डालते रहो, कोई टेंशन नहीं है। प्रोसेस कैसे है वो तो वैज्ञानिक डॉक्टर बनने के बाद ही आप बताओगे। तो आरएनएज राइबो न्यूक्लियस एंजाइम डाल दिए गए, तो सारे के सारे मुख्य रूप से गुड़ी मुड़ी होके टुकड़ों में टूट के मुख्य रूप से उसमें बैठते जाएंगे। इसको मुख्य रूप से जैसी नली में डालते हैं, तो चिल्ड एथेनॉल में, तो वह ऊपर डीएनए उतराते रहते हैं। तो उस ऊपर डीएनए को जो उतरा रहा है वह कांच की नली द्वारा, यानी कि ग्लास द्वारा, रॉड द्वारा, जिसको ग्लास रॉड कहा जा रहा है, मुड़ी हुई है, उसके द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। और इस रॉड के द्वारा बाहर निकालना ही डीएनए को स्पूलिंग कहलाता है। अब क्या भैया आपने निकाल लिया, जीत गए जंग? अभी जंग नहीं जीते। अब इसको मुख्य रूप से कौन सा जीन जो है आपको बताया जा रहा है, ये ब्लैक वाला जो है, जो सपोज दैट कि इंसुलिन बनाने का कार्य कर रहा है, इसको प्राप्त करना है। इसको प्राप्त कैसे करना? बीच में से इसको काटना है। बीच में से आपका ये जो नाइट्रोजन बेस जो जीन का निर्धारण कर रहा है उसको काटना है। ये इसको कैसे निकालना है? तो वो एंजाइम्स के द्वारा निकाला जाता है। उन एंजाइम्स को ही मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस या मुख्य रूप से रेस्ट्रिक्शन एक्जो न्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। तो सबसे पहले आप इसकी वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप और हम लोग चर्चा करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब इसको मिटाल दें। तो अब देखिए आपने मुख्य रूप से आपका ये डीएनए प्राप्त आ गया, ये नेकेड डीएनए आपके पास सामने आ गया। ये देख रहे हैं कि ये वाला नेकेड डीएनए आ गया आपके सामने। अब इस नेकेड डीएनए से जो आपका इंटरेस्ट था जिस जीन का, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहा जा रहा था, उसको कैसे निकाला जाएगा? क्या उसको कैसे निकाला जाएगा? तो वह सेकंड पॉइंट मुख्य रूप से सीधे सीधे ये है, कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन। कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन। तो ये देखिए मैं मिटाल रहा हूं इसको, इस प्रकार से मिटाला जाता है। ऐसा मैं सिखा नहीं रहा हूं, वो तो कैसे भी मिटाल दो भाई। तुम कहो कि सर भी मिटालना भी सिखा रहे हैं, वाह क्या बात है। देखिए तो
अब आपके पास ये डीएनए आ गया, आपका ये डीएनए जो आया वो मुख्य रूप से इंटरेस्ट जो था वो ये वाला भाग था, जो आपका इंटरेस्ट है जीन इंटरेस्ट है ये वाला, इस भाग को निकालना है। इस भाग को कैंची ले लो, घर में सबके कैंची होती है, कोई समस्या नहीं है, और उस कैंची के माध्यम से काट देते हैं। उठाओ कैंची सब लोग, भाई क्या करें, काटनी तो है। भैया ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मुख्य रूप से घर में बाल काटने वाली कैंची है, कपड़े काटने वाली कैंची है और सब्जी काटने वाली कैंची है, उसके माध्यम से काटा जाए, ऐसा नहीं होता है। 230 बैक्टीरिया स्टेन करके, 230 बैक्टीरिया से स्टेनिंग के माध्यम से लगभग मोर देन 900 न्यूक्लियस एंजाइम प्राप्त किए जा चुके हैं। कितना, ये आप यहां में लिखे दे रहा हूं ध्यान से, 230 बैक्टीरिया स्टेन माध्यम से मोर देन 900 न्यूक्लियस एंजाइम प्राप्त आप बाल कटवाने नाई पे तो गई है, घरों में भी आपने देखा होगा, क्या कपड़े काटने वाली कैंची से ही बाल काटे जाते हैं या सब्जी काटी जाती है? अलग अलग प्रकार की कैंची होती है, पेपर को काटने की अलग कैंची आती है, ये बात एक अलग है, काट डालो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, जो जिसके लिए बनी है उसी से। तो ऐसे ही कोई एक एंजाइम नहीं है कि आपके रिकॉग्नाइज साइट को पहचान लिया जाए और वो उसको काट लिया जाए। पर एक ही एंजाइम सारी रिकॉग्नाइज साइट को नहीं पहचानता है, उसके लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं जिनको न्यूक्लियस कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, क्या, ये न्यूक्लियस दो प्रकार के, एक एक्सो और एक एंडो, इन्हीं को मिलाकर आपके रेस्ट्रिक्शन शब्द और जोड़ दिया गया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, रेस्ट्रिक्शन पूरा नाम क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको बहुत ज्यादा जाना जाता है, आर्वर नाथन स्मिथ ने मुख्य रूप से खोज की थी, इस वजह से इनको 1978 में, मैं पीछे बता के आया हूं, क्या नोबेल प्राइज दिया गया था कि नहीं दिया गया था बच्चों। तो इस एंजाइम के माध्यम से ये कितने होते हैं, 900, कहीं लिखा है मोर देन 900 एंजाइम्स हैं जिनके माध्यम से इसको निकाल लिया जाएगा। ये क्या है, ये एक रिकॉग्निशन साइट है, आपने जो पहचानी है, ये आप नहीं पहचान रहे, ये विषय ध्यान रखना। आपको तो ये था कि इंसुलिन मुख्य रूप से निकालना था, इंसुलिन हार्मोन वाले जीन को निकालना था, वो जीन ये वाला है, कौन सा वाला, ये ब्लैक वाला है, मैं थोड़ा डार्क कर दूं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। इसमें स्पेशल जीन्स पाए जा रहे हैं इस वाले भाग में, जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो किसके लिए है, इंसुलिन हार्मोन के, इंसुलिन हार्मोन वाला है। तो ये पहचान कौन करेगा, ये पहचान मुख्य रूप से जो करेगा वह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करेगा। और यही भाई, अब आप प्रश्न कर सकते हैं, वैसे मैं मुख्य रूप से इसको अलग से बताऊंगा डिटेल में, प्रश्न कर सकते हैं सर एक्सोन्यूक्लियस क्यों नहीं करेगा। एक्सोन्यूक्लियस इस वजह से नहीं पहचान करेगा, क्यों, क्योंकि यह तो मुख्य रूप से यहां से काटना शुरुआत करेगा, ये आपका सेगमेंट है, इस जगह से किनारे एंड वाले पार्ट से मुख्य रूप से काटेगा, ये एंड वाले पार्ट से काटेगा। अपने को एंड वाले पार्ट से काट कर करना क्या, अपने को तो सिर्फ वही प्राप्त करना है जो आपका इंटरेस्ट है, जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जाना जा रहा है, वही तो प्राप्त करना है। तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जो 900 है। इस रेड गोले में विशेष ध्यान रखना, एक नहीं होता, वो 900, मोर देन 900, 900 से भी ज्यादा मुख्य रूप से जिनकी संख्या पाई जाती, इसके माध्यम से इस सेगमेंट्स को प्राप्त कर लिया जाता है। भैया सेगमेंट्स को तो प्राप्त कर लिया गया,
जो डीएनए टुकड़े प्राप्त हुए हैं बहुत सारे। अब क्या ये थोड़ी है कि सिर्फ यहीं पाया जाता है, यहाँ भी पाया जा रहा है, यहाँ भी पाया जा रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड डाला तो उसने मुख्य रूप से क्या किया, टुकड़े डीएनए के कई टुकड़े कर दिए डीएनए के। अब मुख्य रूप से आपका डीएनए कौन सा है जो इंसुलिन हार्मोन बनाने का कार्य कर रहा है, जीन कौन सा वो सेगमेंट है, वो कैसे पहचान की जाएगी, वो है इलेक्ट्रोफोरोसिस मेथड के द्वारा की जाएगी। इलेक्ट्रोफोरोसिस जेल मेथड के द्वारा मुख्य रूप से इस प्रोसेस को किया जाता है। तो अब कटिंग ऑफ डीएनए तो हो गया। सेकंड पॉइंट आपका कौन सा था? सेकंड पॉइंट था कटिंग ऑफ डीएनए ऑफ डीएनए, कौन सा? जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला। क्या? ठीक है, ये तो आपने पहचान कर ली। अब पहचान करने के बाद कि इसने आपके एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने बहुत सारे डीएनए के टुकड़े कर दिए। अब आपका जीन कौन सा है, इसको कैसे बाहर निकालेंगे, इसको कैसे बाहर निकालेंगे? तो उसके लिए जो थर्ड स्टेप आता है वह क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल मेथड होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल मेथड होता है। तो देखिए जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं उसको मिटाल रहा हूं, लास्ट वाले पार्ट को मैं मिटाल रहा हूं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। ले लिया भाई? चलिए तो मिटाल दूं, ये केवल मैं मिटाल रहा हूं ये वाला भाग। चलिए, तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल मेथड क्या होती है? इसमें कहीं कुछ नहीं है, एक बेड होता है। क्या होता है? बेड, वो लेटने वाला बेड नहीं है। नहीं आप सोचो लेटने वाला बेड है, ये अच्छी बात है कि लेटने के लिए मिल गया। ये बेड है, ये जो बेड है, ये बेड मुख्य रूप से क्या है? एगरोसस जेल का बना होता है। एगरोसस जेल का बना होता है। तो यहां मुख्य रूप से ये जेल का बना होता है। ये एगरोसस जेल जो है वह किससे प्राप्त होता है? ध्यान करें, रेड एल्गी जेलिडियम ग्रेसिलेरिया। तो लिख दूं मैं यहां, रेड एल्गी है तो रेड से ही लिखूंगा, रेड रेड एल्गी कौन सी वाली है, किससे बना होता है? जेलिडियम जेलिडियम ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी से मुख्य रूप से ये एगेरोसस जेल बना होता है। एगेरोसस, ठीक है। अब क्या है, इसमें बेल होती है, ये पोरस है। ये जो बेड है ये कैसा है? पोरस है। इसमें देखिए कुछ कुआं बना दीजिए आप। ये कुआं बना दीजिए, ये कुआं बना दिए कुछ बेल, यानी ये क्या है? वेल कुआं बना दिए। अब इसमें मुख्य रूप से क्या किया गया कि ये डीएनए डाल दिए गए। ये जो ये वाले जो ब्लू कलर का डीएनए है मुख्य रूप से काट दिए गए थे किसके? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम के द्वारा टुकड़े कर दिए गए। वही पूरा इनमें डाल दें। अब कुछ छोटे पीस हुए होंगे, कुछ बड़े पीस हुए होंगे, स्वाभाविक है। तो ये विषय ध्यान में आपको रखना है इस प्लेस पर कि डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है। ये जो डीएनए है, ये डीएनए सेगमेंट्स हैं, इन पर मुख्य रूप से चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और ये एसिडिक मीडियम के होते हैं, निगेटिव चार्ज होता है और एसिडिक मीडियम के होते हैं। अपने को इनको मुख्य रूप से रन कराना, इस बेड पर दौड़ाना है। ये इस कुएं के जो छिद्र हैं उनसे ये निकलेंगे कैसे और रन करें धीरे धीरे। तो इसके लिए क्या किया जाता है? सीधे सीधे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ता है इस पर। एगेरोपस जो जेल की जो बेड है इस पर मुख्य रूप से क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सीधे सीधे क्या किया जाए
कि इस साइड बहुत हैवी, ये नेगेटिव है, ये कैसा है बच्चों, नेगेटिव है, तो इस साइड मुख्य रूप से क्या कर दिया जाए, एनोड, क्या एनोड को मुख्य रूप से, और ये क्या है आपका नेगेटिव चार्ज वाला कैथोड। अब मुख्य रूप से सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इससे ध्यान रखें, ये नीट का भी क्वेश्चन आ चुका आ जाए कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रोफोरेसिस पर किस प्रकार का फील्ड डेवलप किया जाता है, तो वहां मुख्य रूप से कौन सा फील्ड डेवलप किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता है। ये इलेक्ट्रोड एनोड के इलेक्ट्रोड है और ये कैथोड के इलेक्ट्रोड है। अब इस पोरस छिद्र से मुख्य रूप से क्या होते कि ये डीएनए निकलेंगे, ये 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 इस प्रकार से रन करेंगे ये। अब आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर पहले बड़ा बनाया, फिर छोटा, फिर ये, फिर बड़ा, फिर छोटा, लास्ट तक बिल्कुल छोटा। इसका मतलब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इस बेड पर मुख्य रूप से जो छोटे साइज में होंगे, विशेष ध्यान रखिए, जो साइज में छोटे होंगे, जो साइज में छोटे होंगे, चार्ज बड़े पर होगा। विशेष ध्यान रखें कि तेज दौड़ेगा कौन, रनिंग कौन करेगा, तो ये विषय ध्यान रखना कि ऐसा नहीं जिस पर चार्ज अधिक है वह मुख्य रूप से तेज दौड़ेगा, महत्व तो है उसका, लेकिन जो साइज में छोटे डीएनए के पीस होंगे, छोटे डीएनए के पीस होंगे, वो तेजी से रन करेंगे इस एगरोसस जेल बेड पर, रन करते चले जा रहे हैं और वही आगे निकल जाते हैं। अब अपने को पता चला कि ये वाला जो सेगमेंट्स है, ये वाला, ये है इंटरेस्ट, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, ये वाला है। लेकिन भाई पता तो चल गया, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, ये जेल बेड पर है, इसमें जेल लगा हुआ है, इसको निकालेंगे कैसे। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का मुख्य रूप से क्या क्या उद्देश्य होते हैं, डीएनए के टुकड़े को सेपरेट करना, डीएनए के टुकड़े को सेपरेट करना और कलर करना। तो सेपरेट मुख्य रूप से कर लिया आप, और हम लोगों ने दौड़ा दौड़ा के भगा के इस बेड पर मुख्य रूप से टुकड़ों को सेपरेट कर लिया। लेकिन मुख्य रूप से ये वाला इंटरेस्ट है, अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको छोटे से जो मुख्य रूप से जो है इसको निकालेंगे कैसे, इसको मुख्य रूप से तो उसके लिए क्या करते हैं, डाई डालें इसके ऊपर, क्या डालें इसके ऊपर, डाई, डाई डाल दी। डाई कौन सी डालेंगे, एथिडियम ब्रोमाइड, कौन सी डाई डाल रहे हैं, एथिडियम ब्रोमाइड। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं है, ये तो आपने इससे कह दिया कि ये वाला सेगमेंट है, ब्लैक वाला जो था ये वो सेगमेंट है, इस वजह से कह रहे हैं, लेकिन दिखाई थोड़ी देता है, वहां छोटे छोटे भी दिखाई नहीं दे रहे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखने के लिए डाई डाली जाती, जिस डाई का नाम क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड है। इस डाला, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर एक लैंप लगा दिया जाता है अल्ट्रावायलेट रेस का, क्या लाइट लगा दी जाती है, लैंप लगाओ देखने के लिए, यूवी लैंप कहलाता है। यूवी लैंप लगा दिया, जैसे यूवी लैंप लगाते हैं तो दिखाई देता है, क्या दिखाई देने लगता है, और दिखाई देने लगता है तो मुख्य रूप से वह किस कलर का दिखाई देता है, जिससे ध्यान दें, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है वह ब्राइट, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, ब्राइट ऑरेंज कलर का मुख्य रूप से दिखाई देता है। तो यही जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था अपना, यही आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था। भाई जरा फोन आ गया, एक मिनट बात कर लूं। हाँ बोलो, मैं बता काम बताओ, मैं बिजी हूँ थोड़ा, पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या कर रहा हूँ कि ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर मुख्य रूप से दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, ब्राइट ऑरेंज कलर दिखाई देता है। ये जो अपना इंटेस्ट था, जीन का इंटेस्ट था, उस जीन को अब निकाल लेते हैं, जेल सहित निकला, और जेल से मुख्य रूप से उसको, उस डीएनए को अलग करना है। तो इल्यूशन, ये वाला जो है,
ये वाला भाग जो ब्लैक है ये निकालेंगे तो डीएनए विद जेल आएगा, डीएनए विद जेल। इससे जेल से डीएनए को निकालना, क्या जेल से डीएनए को, डीएनए रिमूव फ्रॉम जेल, डीएनए रिमूव फ्रॉम जेल घटना क्या कहलाती, इल्यूशन कहलाती है। ये लीजिए, ये अब आपका हो चुका है। तो विशेष ध्यान क्या देना है, स्पूलिंग क्या होता है, इल्यूशन क्या होता है, क्या स्पूलिंग क्या होता है, इल्यूशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, ये एंजाइम जो हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन बिंदुओं पर मुख्य रूप से आपको ध्यान हमेशा देना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस नीट में से बनते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा मुख्य रूप से इसको निकाले जाते हैं। तो ये क्या था, आपका एक इंट्रोडक्शन था कि बायोटेक्नोलॉजी मेथड के द्वारा मुख्य रूप से आज आप कह रहे हैं वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं, कोई स्पेशल जीन को तैयार किया जा रहा है, कुछ स्पेशल जीन को निकालकर इंसुलिन हार्मोन बनाया जा रहा है, हिमुलिन जिसके नाम से जाना जाता है, कुछ विशेष प्रकार के वैक्सीन, विशेष प्रकार के प्रोटीन या मुख्य रूप से अन्य प्रकार के एंजाइम डेवलप किए जा रहे हैं। तो वो कैसे, वो इसी प्रकार की मेथड से कर रहे हैं कि एक ऑर्गेन लिया, दूसरे उससे जीन निकालकर दूसरे ऑर्गेन में प्रेरित करा दिया गया। तो ये पूरी की पूरी मेथड मुख्य रूप से आपके क्या बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए। तो ये विषय ध्यान रखें, इल्यूशन। चलिए ले लीजिए स्क्रीन शॉट, देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया इसका। मैंने जो आपको बताया कि एनसीईआरटी की बुक में जो हूबहू लाइन दी है उसी के अनुसार बताया, वही आपके नीट में पूछा जाना। तो ये जो एग्रोस जेल बनाया गया, ग्रेसिलेरिया, ये बनाया गया था ग्रेसिलेरिया के एग्रोस जेल का बेड बनाया गया था, वो देखिए बिल्कुल किस प्रकार से आपको रन मैं बुक्स में बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक्स में बिल्कुल क्लियर। ये देखिए इस प्रकार का बेड बनता है, ये देखिए ये जो बने हुए ये बैल हैं, कुआं है, इससे मुख्य रूप से पोरस होते, छिद्र होते, तो इससे धीरे धीरे निकलते। देखिए रन कर रहे हैं। इस साइड मुख्य रूप से आपका क्या लगाया गया था, एनोड, और ये क्या लगाया गया था, इधर कैथोड था। तो स्वाभाविक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया गया, तो धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए, और क्रम से आप देख रहे हैं पहले सबसे बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, और सबसे लास्ट में बिल्कुल सबसे छोटे। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से बेड डेवलप किया गया था। उस बेड को एग्रोस जेल कहा जाता था, जो किसका बना था, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी का। ग्रेसिलेरिया पूरा नाम है जेरिडियम ग्रेसिलेरिया। और पीछे जो स्पूलिंग प्रोसेस की जाती थी वो देखिए आपके कैसे उतराते हैं, बिल्कुल आपके सीधे सीधे। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये देखिए अच्छे ढंग से, ये देखिए ये पूरे उस मटेरियल को, एंजाइम वाले मटेरियल को डाल दिया था। एंजाइम जैसे आपने प्रोटीन वाला डाला था, प्रोटीएज एंजाइम, लाइपेज को लिपिड को करने के लिए लाइपेज एंजाइम, आरएनए के लिए राइबो न्यूक्लियस एंजाइम, उसके बाद वो मिक्सर पूरा था वो इसमें डाल दिया और ऊपर डाला तो ये ऊपर उतराने लगे। और ये देखिए, ये देख रहे हैं मुड़ी हुई रॉड जो ग्लास की है, उसके द्वारा इस डीएनए को निकाला जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहा गया था, स्पूलिंग कहा गया था। क्या, तो आप देखेंगे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मुख्य रूप से एनसीईआरटी की बुक में कलर डायग्राम के द्वारा इसको अच्छे ढंग से समझाया गया है। ठीक है, तो ये आपका मुख्य रूप से इंटरेस्ट ऑफ जीन रिमूव कर लिया जेल से, तो मुख्य रूप से क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इल्यूशन कहा गया। क्या कहा गया, इल्यूशन और स्पूलिंग दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ओके बाय। अब आप और हम लोग जो अगला जो मतलब है टॉपिक लेंगे वह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर लेंगे। किसके ऊपर लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर लेंगे। चलिए बाय।